अगर तुम्हें ग्रामर समझनी है ठीक से तो उनमें टेंस आना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें टेंस नहीं आए मेरे भाई किसी भी तरीके से, तो आप दिमाग से निकाल देना कि आपको कोई और टॉपिक समझ में आएगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग समझ लेना, क्योंकि वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग और जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक है वो बिना टेंस के तुम पत्ता नहीं हिला सकते। और जिसने टेंस समझ लिया, ये मान लेना बाकी टॉपिकों में उसे फॉर्मेलिटी करनी है, मतलब जो मेन बातें हैं उन टॉपिक्स की, वो बातें उसे बस याद रखनी है, बाकी उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि प्रेजेंट की पहचान तुम कैसे करोगे, सॉरी इंडेफिनिट की पहचान तुम कैसे करोगे। इंडेफिनिट, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है या फ्यूचर का इंडेफिनिट है, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ लिख करके दे सकता हूं तुम्हें कि अगर वो टेंस इंडेफिनिट का होगा तो उसमें या तो तुम्हें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखा मिलेगा, एस, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा मिलेगा, ईएस, या इनमें से कोई नहीं हुआ तो क्या मिलेगा आपको, वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा। ये सारी पहचान किसकी है, इंडेफिनिट। अब किसका इंडेफिनिट होगा उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें इंडेफिनिट का पता है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा होगा तो वो टेंस किसका होगा, इंडेफिनिट का होगा। दूसरी बात, अगर टेंस किसका है भाई, कॉन्टिन्यूअस का, किसका है, कॉन्टिन्यूअस का, तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, चाहे वो खाली कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। अगर उसके नाम के साथ कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है मतलब वहां वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना जरूरी है। अब हमें नहीं पता कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का, लेकिन है वो किसका, कॉन्टिन्यूअस का। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, अगर टेंस किसका होगा, परफेक्ट का, तो उसमें वर्ब किस में आएगी, थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है तो वो टेंस परफेक्ट का नहीं है। मेनली मेरे भाई ये तीन ही एस्पेक्ट होते हैं, तीन ही एक्सप्रेशन होते हैं, चौथा एक्सप्रेशन होता नहीं है, जबरदस्ती बनाया गया है। जबरदस्ती कैसे बनाया गया, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया गया, तो क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई किसी बच्चे को वो कौन सा टेस्ट होता है जिसके जरिए आप ये डिसाइड करते हो कि इसके माता पिता यही है, तो आप कैसे इस चीज को डिसाइड करोगे, तभी तो आप कह पाओगे कि ये इन दोनों की संतान है। कब कह पाओगे, जब इन दोनों के लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे, तभी तो आप कह पाओगे कि ये कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों से मिला है। अगर मैं यहाँ आपको ये छिपा दूं, मैं आपसे कह दूं कि बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, तो आप तो सिर्फ ये कहोगे कि फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है, वहां भी आईएनजी और यहाँ भी आईएनजी। हम ये कैसे कह पाएंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है। तो जब ये दोनों से मिलकर के बनाए भाई, तो इसमें लक्षण भी कितनों के होने चाहिए, दोनों के होने चाहिए। तो परफेक्ट की क्या पहचान होती है भाई, V3, क्या होता है, V3। लेकिन यहाँ V3 के रूप में क्या काम करेगा, बीन। अब ये बीन तो तुमने बस रट्टा मारी है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये तुमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब इस बात को गांठ बांध लेना, बीन क्या होता है, मेन वर्ब होता है। यहां तक बातें समझ में आई, किसी को किसी भी टाइप की कोई तकलीफ तो नहीं है, यहां तक बात समझ में। अगर मैं कुछ भी लिखूं तो आप ये तो आइडिया लगा दोगे कि यार ये इसका है। अब हमें नहीं पता, चलो इसी बात पर मैं एक छोटा सा तुम्हारा टेस्ट लेता हूं। मैंने लिखा ही इज स्विमिंग, मैंने लिखा अभी देखो मैंने कहीं हेल्पिंग वर्ब का जिक्र तो नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, मेन वर्ब की बात की है। मैंने लिखा
तो लो। अभी मैं कहता हूँ तुम कोई ललुआ पपुआ वाली टेंस पढ़ के आए हो बेटा, है ना? आप सही बाबा के पास अभी आए हो। अभी तुम कोई वो जादू टोना, किसी ने मिर्ची काट दी, किसी ने नींबुआ काट दिया, कुछ छोटे मोटे तंत्र मंत्र में पढ़े हो तुम। वास्तविक बाबा के पास तो तुम अब आए हो, है ना? वास्तविक बाबा के पास आए हो। जब वास्तविक बाबा के पास आए हो तो इलाज भी फिर कैसा होगा? परमानेंट। मतलब जो लिख दिया जाएगा उसे फिर कोई टाल नहीं सकेगा। समझ रहे हो? सीधे कांटेक्ट है अपने भगवान से। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कुछ बात बताई। स्विम क्या होता है भाई? वर्ब होता है। क्या लगा? आईएनजी। हमें ये पता है कि ये टेंस किसका है? अब किसका है इस बात को गोली मारो, लेकिन है ये किसका? कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या लगा? एस। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा तो टेंस किसका हुआ मेरे भाई? इंडेफिनिट। अब किसका इंडेफिनिट है ये छोड़ो। फिर मैंने लिखा हेड। हेड ये क्या रायता फैला दिया गुरुजी? हम तो एक ही हेल्पिंग वर्ब का रट्टा मार के गए हैं, तुम ये दो हेल्पिंग वर्ब क्यों चला रहे हो? ये मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा ये मेरे भाई क्या है? मेन। और ये है बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का जब थर्ड फॉर्म लग जाएगा मेरे लाला तो फिर ये टेंस किसका बन जाएगा? और बेटा इस साल जो 12th में, जो 24 में जो 12th का पेपर हुआ था ना, उसमें यही क्वेश्चन आया था। आई हैड लंच और पूछा था आपसे पास्ट परफेक्ट इसका बना करके बता दीजिए। मोड़ा मोड़ीन की सेंटी बेटी गुम रहेगी, क्योंकि बिन्ने तो एक ही हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है जन्मजात से। दूसरी तो अगर दो हेल्पिंग वर्ब लग गई तो भी तो सदमा में आएगी कि यार एक हेड दो भी तो आ ही ना सकत। उन्होंने क्या किया? उनको ये क्या लगा? लंच लगा। अच्छा इसका कर दो थर्ड फॉर्म। और उन ज्ञानियों ने क्या कर दिया? आई हैड लंच। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर। अब मैं तुम्हें बढ़ाता हूं अपनी वाली ज्ञान में। 3 वर्ड नोट करना, लेकिन समझना उससे पहले एक वर्ड लिखा मैंने डू, एक वर्ड लिखा मैंने बी, और एक वर्ड मैंने लिखा भाई है। आज मैं आपको पूरा खेला समझा दूंगा। और तुम पढ़ के कहीं से भी आए हो, लेकिन बाबा एपी के दास की अगर तुम शरण में आ गए हो ना, तो आज तुम्हारा टेंस का मैं कलेश मिटा ही देता हूं। एक वर्ड मैंने क्या लिया? डू। दूसरा मैंने क्या लिया? बी। और तीसरा मैंने क्या लिया? अगर इन 3 वर्ड को देखोगे ना, चाहे वो डू हो, चाहे वो हैव हो, चाहे वो क्या हो? बी हो, वास्तविकता में बेटा ये तीनों ही क्या है? मेन वर्ब है। डू भी अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। बी भी अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। और हैव भी अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। देखो मैं आपको कितनी अच्छी चीज बता रहा हूं, और आज आप अपनी अभी भी उस रामलीला में लगे। मैं तुम्हें बहुत गहरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। डू, बी और हैव, अगर मैं इनकी बात करूं, चाहे बी ई लिखा हो कहीं, वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या है? मेन वर्ब। हैव लिखा हो वो अपने आप में क्या है भाई? मेन वर्ब। डू लिखा हो वो अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। अब आप सबने पढ़ा है कि मेन वर्ब की क्या होते हैं? टाइप होते हैं। मेन वर्ब की क्या होते हैं? और बेसिकली कितनी फॉर्म बनती है? 3 फॉर्म बनती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यही फॉर्म बनती है। चौथी तो अपन एस या ईएस लगा करके बना लेते हैं। पांचवी हम किससे बना लेते हैं? आईएनजी लगा करके बना लेते हैं। तो ऐसे ही इन तीनों की क्या है बेटा? फॉर्म है। अब डू की बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू और डज। एक तो डू होती है बेटा, और एक क्या होती है मेरे भाई? दो फॉर्म। इसी की बेटा सेकंड फॉर्म होती है डिड, और इसी की मेरे भाई थर्ड फॉर्म होती है डन। यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ? डू की फॉर्म क्या क्या होती हैं? पहली डू और डज, दूसरी डिड, तीसरी क्या होती है? डन। कोई तकलीफ आपको यहां तक? नहीं ना, और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे ही बी के 3 फॉर्म होते हैं। बी के 3 फॉर्म इज, आर और एम। सर जी का करा रहे हो, हम तो शुरुआती रट्टा मार के आए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इज, आर, एम।
जी बी तो हमने जन्म ते ना सुनी। दूसरा, इसका दूसरा फॉर्म होता है बेटा वाज और वर। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे लाला मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि बीन अपने आप में क्या होता है, एक वर्ब होता है। और ये किसका थर्ड फॉर्म है मेरे भाई? तुमने एक बींग सुना होगा, वो इसी का फॉर्म है। सुना है बींग? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। फिर कौन होता है बेटा? हैव। अब है देख बकवास कर रहा है गधा। अगर किसी से पूछ लिया ना मैंने, फिर तुमने नहीं बताया तो उतार दूंगा फिर मैं एक हाथ से को। फिर कौन होता है बेटा फर्स्ट फॉर्म में? हैज और हैड। और तीसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा? हैड। और तीसरा भी कौन सा मेरे भाई? थोड़ी देर पहले अगर मैं आपको बता के आया हूं तो मैंने कहा है आपसे कि हैड अपने आप में क्या होता है? वर्ब होता है। क्या आपको यहाँ तक कोई तकलीफ? यहाँ तक कोई तकलीफ आपको? मेरी समझ से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डू के फर्स्ट फॉर्म डू और डज, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डज। बी के थर्ड फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, सेकंड फॉर्म बाज और वर, थर्ड फॉर्म क्या हो गया बेटा? बी। कोई तकलीफ यहाँ तक? फिर कौन सा वर्ब आया तुम्हारे पास? हैव। हैव का फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? ये इसके क्या है भाई? फॉर्म है। और बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब निकल के आती है ना, यहीं से आती है। तुम पूछो कहां से आई हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब की पैदाइश यहीं से होती है, कहीं इंग्लैंड से नहीं आई। हेल्पिंग वर्ब की पैदाइश किससे होती है? मेन वर्ब से होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी बात ये बता दूं ना भाई, इनका जो ये जो ऊपर वाले दिए है ना, ये ऊपर वाले चाहे डू हो खाली, चाहे बी हो, चाहे फिर क्या हो बेटा हैव हो, ये तीनों ही बेटा अपने आप में कोई वर्ब का फॉर्म नहीं है। ये अपने आप में क्या है बेटा? रूट वर्ब है। क्या है मेरे भाई? रूट वर्ब। क्या होता है? सॉरी यार, रूट वर्ब क्या होता है भाई? रूट वर्ब क्या होता है? रूट वर्ब उसको बोलते हैं जिसके आगे पैदाइश होना क्या होती है? शुरू होती है। तो भाई मैन तो ये है, ये तो इसकी क्या है? पैदाइश है। ये इसकी क्या है? संतान है। समझ रहे हो? अब रूट वर्ब जो है ना भाई, इतना याद रखना कि रूट वर्ब जो है ना भाई सिर्फ और सिर्फ किसका काम करता है मेरे भाई? मेन वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? मेन वर्ब का। रूट वर्ब जो है ना वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई तुम्हें? कि रूट वर्ब जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब का क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। लेकिन जो रूट वर्ब की जो टाइप जो होंगे, बात समझना ध्यान से, इस जगह इन तीनों में मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि डू, हैव और बी, ये तीनों कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगे। लेकिन इनके जो टाइप है डू, डज, डिड, डन, इज, आर एम, बाज, वर, बीन और हैज, हैव, हैड और हैड, इसके जो टाइप जो होंगे ना भाई वो किसका काम कर सकेंगे? हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकेंगे। और किसका काम करेंगे? ये मेन वर्ब का भी क्या करेंगे? काम करेंगे। तो इनके जो टाइप जो होंगे ना भाई वो किसका काम कर सकेंगे? हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे। और ये किसका काम करेंगे? मेन वर्ब। अब इन तीनों का जो पहला पहला फॉर्म है, इनका जो पहला पहला जो फॉर्म है, चाहे डू डज की बात हो, चाहे इजारम की बात हो, चाहे हैज की बात हो, इन तीनों का जो पहला पहला है ना वो पहला पहला किसको पसंद करता है? प्रेजेंट। इन सब की पहली पहली चॉइस क्या है? प्रेजेंट। और इन सब की जो दूसरी जो चॉइस है वो क्या है? पास्ट। दूसरी जो चॉइस जो है वो क्या है मेरे भाई? पास्ट। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आई? इनका जो दूसरा फॉर्म है, चाहे वो बी का दूसरा फॉर्म हो, चाहे वो हैव का दूसरा फॉर्म हो, चाहे वो डिड, डू का दूसरा फॉर्म हो, ये किस में लगेगा? पास्ट में लगेगा। अब ये नहीं पता कि कहां लगेगा, लेकिन लगेगा कहां? पास्ट में। इनका जो पहला पहला जो है, पहला पहला है ना, वो किस में लगेगा बेटा? प्रेजेंट में क्या है? लगेगा। ठीक है। अब जब प्रेजेंट में लगेगा ये भाई,
तो एक और बात समझो, एक और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो डू जो होगा ना भाई, वो हमेशा किस में लगेगा? इंडेफिनिट। किस में लगेगा? इंडेफिनिट में। अब पहला पार्ट किसको डिनोट करता है बेटा? पहला पार्ट किसको डिनोट किया बेटा? प्रेजेंट। किसको डिनोट किया? प्रेजेंट। बी जो है वो लगेगा तो बस किस में लगेगा? कॉन्टिन्यूअस में। किस में लगेगा? कॉन्टिन्यूअस में। और हैव जो लगेगा वो किस में लगेगा भाई? परफेक्ट। मेन वर्ब की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी संतान की बात कर रहा हूं। आप बी को लेकर के मत बैठ जाना, लेकिन बी के जितने भी फॉर्म है ना, वो सब कहां लगेंगे बेटा? कॉन्टिन्यूअस में लगेंगे। हैव के जितने भी फॉर्म है वो सब फॉर्म कहां लगेंगे बेटा? परफेक्ट में लगेंगे, है ना। इंडेफिनिट डू के जितने भी फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ कहां लगेंगे? इंडेफिनिट में लगेंगे। उसके अलावा इनका कहीं यूज नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इनके टाइप में दोनों पावर होती है। इनके टाइप मेन वर्ब का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। लेकिन रूट वर्ब जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम करती है? मेन वर्ब का काम करती है। रूट वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती। यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। अब डू किसको डिनोट करता है भाई? प्रेजेंट को। किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट को। और पहला टाइप किस में लगेगा? इंडेफिनिट में। किस में लगेगा? इंडेफिनिट में। तो डू और डज दोनों कहां लगते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू और डज दोनों कहां लगेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिड सेकंड फॉर्म होता है। डिड देखो सेकंड फॉर्म किस में लगता है? पास्ट में। और किसकी संतान है ये? डू की। डू किस में लगता है? इंडेफिनिट में। तो डिड किस में लगेगा भाई? पास्ट इंडेफिनिट। यहां तक कोई तकलीफ आपको? मेरी समझ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि बी किसका काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस। किसका काम करेगा? कॉन्टिन्यूअस का। तो भाई HRM ये इसका क्या है? पहला मतलब पहला फॉर्म है इसका, है ना। तो ये इसका क्या है? पहला ये इसका क्या है? फर्स्ट फॉर्म। क्या है इसका? ये फर्स्ट फॉर्म। और जो फर्स्ट फॉर्म है वो किस में लगता है भाई? प्रेजेंट में लगता है। किस में लगता है? प्रेजेंट में। लेकिन बी किसको डिनोट करता है? कॉन्टिन्यूअस को। तो फर्स्ट फॉर्म ने प्रेजेंट बना दिया और ये बी की संतान है, इसीलिए क्या बन गया? कॉन्टिन्यूअस। तो इज आर एम किस में लगते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक कोई तकलीफ? भाई बाज वर्ब किसके टाइप है मेरे भाई? किसके टाइप है बाज वर्ब? बी के। किसके टाइप है? बी के। और बी सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है? कॉन्टिन्यूअस में। और सेकंड फॉर्म किस में लगता है? पास्ट में। तो बाज वर्ब किस में लगेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। हैव की जितनी भी संतान है किसको जाती है? हैव। किसको जाती है? परफेक्ट। किसको जाती है? परफेक्ट। अब भाई फर्स्ट फॉर्म किस में लगेगा? प्रेजेंट में। किस में लगेगा? प्रेजेंट में। और ये संतान किसकी है बेटा? हैव की। तो ये हैज हैव किस में लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्म क्या है बेटा? पास्ट हेड। हेड किस में लगता है मेरे भाई? पास्ट में। किस में लगता है? पास्ट में। और हैव की संतान है तो हैव किस में लगेगा? परफेक्ट में। इसीलिए जो हेड जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा वो कौन से टेंस में काम करेगा? हेड। पास्ट परफेक्ट में क्या करेगा? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या करेगा? काम करेगा। यहां तक कोई तकलीफ आपको? मेरी समझ से आपको किसी भी टाइप की कोई समस्या यहां तक तो नहीं होना चाहिए। यहां तक तो कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बात बताई, अगर आप अमल करोगे बात को, तो मैंने थोड़ी देर पहले मेरे भाई एक बात मैंने तुम्हें बताई कि चौथा जो एक्सप्रेशन जो होता है वो वास्तविकता में नहीं होता, उसे जबरदस्ती बनाया जाता है। अगर ये होता अपने आप में तो फिर इसका यहाँ तो कहीं जिक्र नहीं हुआ। क्या इसका यहाँ कहीं जिक्र हुआ है? इसका बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ? जिक्र नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई? कोई तकलीफ आपको यहाँ तक? यहाँ तक कोई तकलीफ? अब मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी, या तो आपने पहली क्लास देखी हो या तुमने पहली क्लास अटेंड की हो यहाँ बैठ करके। बहुत सारी ऐसी देवता हैं जिन्होंने कल आना फिजूल समझा, ठीक है। तो या तो चुपचाप से क्लास देख लेना, तब तुम्हें बात समझ में आएगी,
नहीं देखी ना तो बेटा बस तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ कुछ समझ में नहीं आएंगी। अगर तुमने कल की क्लास देखी होगी तो मैंने तुमसे ये कहा था कि फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस नहीं, और अगर ये होता अपने आप में तो यहाँ तो इसका कहीं कोई जिक्र, क्या यहाँ कहीं जिक्र हुआ है फ्यूचर का? नहीं हुआ ना। तो अपने आप में फ्यूचर जो है वो टेंस नहीं हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जब दिया है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक इलाज ढूंढ करके लाए हैं। देखो, हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए, टेंस का पूरा चार्ट पढ़ने के लिए हमारे पास बस ये तीन ही चीज थी, एक तो डू, एक बी और एक हैव। यहाँ तक समझे बात को? आपने सर प्रेजेंट का बता दिया, आपने पास्ट को भी लाड़ प्यार कर लिया, लेकिन जरा थोड़ा सा लाड़ प्यार किसको दिखा दो आप? फ्यूचर को भी तो दिखा दो। अगर तुम होश में रहोगे, मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। मैंने तुम्हें बताया मेरे लाल कि बी किसका काम करता है? कॉन्टिन्यूअस। किसका काम करता है? कॉन्टिन्यूअस। अगर तुम थोड़े बहुत होश में होंगे, अगर तुम थोड़ी बहुत होश में होंगे तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं सुनी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की? विल बी या शैल बी? क्या आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं सुनी? विल बी या शैल बी? सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है ना। वहां पर भी बी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बी क्या होता है? भावना में नहीं बहना, कंसेप्ट पकड़। फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा और ले जाने की कोशिश करूं तो मेरे भाई, मैंने तुम्हें बताया है कि हैव किसका टाइप होता है बेटा? परफेक्ट। किसका होता है? परफेक्ट। अगर तुम थोड़े बहुत होश में होंगे मेरे भाई तो आपको याद आएगा कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट। क्या आपने फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव नहीं पढ़ा? पढ़ा है। जितनी भी बातें मैंने बताई अभी तक हम उन बातों पर बिल्कुल खरे उतरे। अभी तक मैं अपने रास्ते से भटका तो नहीं हूँ 1%। जो कहा है वो बात हर बार तुम्हें साबित करके दी होगी। हैव परफेक्ट में लगता है मतलब परफेक्ट में ही लगेगा, उसके अलावा कहीं इसका कोई रोल नहीं है। बी लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा? कॉन्टिन्यूअस में लगेगा, उसके बाद मर जाएगा, लेकिन कहीं इसका यूज नहीं। और यही रूल किसका होता है मेरे भाई? किसका होता है? डू का होता है। डू हमेशा किस में लगता है? इंडेफिनिट में लगता है। लेकिन इससे हम फ्यूचर को क्या नहीं कर सकते? डिनोट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आपने देखा होगा ना भाई, फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर पूरा का पूरा फ्यूचर जो है, पूरा का पूरा फ्यूचर जो है ना, दो पर डिपेंड करता है। मैं इन्हें बहुत डिटेल से समझाऊंगा तुम्हें। पूरा का पूरा फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है? विल और शैल। अगर मैंने विल शैल होती क्या है वास्तविकता में, ये कोई बताएगा? ये विल शैल अपने आप में क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिनके लिए चाहे तुम कोई सा भी टेंस यूज करो, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इनका जो अपना जो सिद्धांत है ना, इनका जो अपना रूल है, ये उसे ही फॉलो करती है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। एक हम सब ने मिसकंसेप्ट बहुत पहले से पढ़ रखा है, उस मिसकंसेप्ट को मैं आज दूर कर दूं तो तुम सब ने पढ़ रखा है मेरे भाई कि हम मॉडल वर्ब के साथ किसका यूज करते हैं मेरे भाई? मॉडल वर्ब के साथ किसका यूज करते हो? किसका यूज करते हो? मॉडल वर्ब के साथ किसका यूज करते हो? वर्ब की फर्स्ट। ये मिसकंसेप्ट बेटा हम जन्मजात से पढ़ते आ रहे हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती पढ़ाने वालों की भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिर्फ बस उतना दिया जितने से तुम्हारा काम चल गया, और यही चीज आगे जाकर के तुम्हें फंसाती है। वही तोते मैंने तुम्हारे अब मिलका दिए। तुम जन्मजात से पढ़ के आ रहे हो कि मॉडल वर्ब के साथ क्या लगता है? वीबल। क्या लगता है? वीबल। ये बात है तुम्हारी पक्की। मॉडल वर्ब के साथ क्या लगता है? वीबल। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह झुटलाता हूं कि मॉडल वर्ब के साथ वीबल नहीं लगता। तो फिर क्या लगता है सर? आप ही बता दीजिए। जब आप इतनी देर से चबड़ चबड़ कर ही रहे हो तो फिर बता दीजिए कि क्या लगता है?
मॉडल वर्ब के साथ मेरे भाई रूट वर्ब लगता है। क्या लगता है? ये क्या रायता फैला दिया सर, उसमें और इसमें क्या अंतर है? रूट वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या अंतर है, यही तो कहोगे ना। अब अंतर इसलिए है मेरे भाई, आप जरा ध्यान से देखना, मैंने कोई भी मॉडल वर्ब लिखी, मैंने लिखा शुड, मैंने क्या लिखा? शुड। अब आप लोग अपने आप से डिसाइड करना बेटा, मैं शुड के साथ बी लगाऊं या शुड के साथ इज लगाऊं या आर लगाऊं या एम लगाऊं? क्या लगाना पसंद करोगे? क्यों? क्या ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है? ये भी तो फर्स्ट फॉर्म है ना, फिर क्यों लगा रहे हो तुम बी? डी लगाते हैं, अच्छा लगता क्यों भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों लगा? अच्छे को खड़ा करके गोली मार दे। मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि क्यों लगाते हैं? आपने जो कहा मैं वही कंसेप्ट लेकर के आया। आपने कहा कि क्या लगाते हैं? V1। क्या लगाते हैं? V1। या तो आप ये कह सकते हो, या तो आपको ये कहना ठीक है कि इजारम क्या नहीं होते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होते, या तो इस बात को कहिए, या फिर ये कहना बदलिए कि मॉडल के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ रहे बात को? तो भावनाओं में नहीं बहना, इसीलिए बेटा ये V1 बी जो होता है ना, ये बी बेटा क्या होता है? रूट वर्ब होता है। क्या होता है बेटा? ये रूट वर्ब होता है। क्या होता है मेरे भाई? रूट वर्ब। एक और बात समझो, क्या तुमने कभी ये देखा है, क्या देखा है तुमने? सेल हैज देखा है या सेल हैव देखा है? शुड हैव देखा है या शुड हैज देखा है? क्यों? हैज में क्या दिक्कत है? क्या तुम्हारी खानदानी दुश्मनी चली आ रही है? ये भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या हैज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है? अगर तुम ध्यान भूल गए हो, क्योंकि ये बात 200-300 साल पुरानी हो गई है, तो मैं तुम्हें एक बात फिर रिमाइंड दिला देता हूँ। हैव रूट वर्ब होता है जिसके फर्स्ट फॉर्म हैज और क्या होते हैं? हैव होती हैं। अगर ये बात सही है तो फिर यहाँ हैज में तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों है आखिर यहाँ तकलीफ? या तो इस बात को झूठ ठहराया जाए कि भाई क्या नहीं है, हैज क्या नहीं होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, या फिर ये कंसेप्ट सुधारा जाए अपना कि भाई मॉडल वर्ब के साथ क्या नहीं लगता, वर्ब का हाँ कहो एसी चलने दे बेटा, मुझे गर्मी लग रही है। तो भाई क्या कंसेप्ट निकल के आया तुम्हारा कि मॉडल के साथ V1 नहीं, मॉडल के साथ क्या लगता है? अगर कोई आज से कहे ना कि V1 लगाओ, तो चाहे पढ़ने वाला हो चाहे फिर पढ़ाने वाला हो, सर इसमें तकलीफ क्या है? या तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, या फिर आप गलत कंसेप्ट पढ़ा रहे हो। दोनों में से किसी न किसी एक चीज में क्या करो? सुधार करो। या तो सर आप ये कहना बंद करो कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं। पहली बात तो तुमने यही नहीं सुना होगा कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तुमने तो दरट्टा परट्टा हैज हैव हैड हैज हैव हैड इज आर इन वाज वर्ब, जैसे तुमने पढ़ा होगा ना। मैंने कैसे कह दिया कि ये वर्ब के फॉर्म है कि नहीं है? आपने सुना होगा ना, आई एम, आपने सुना ये सेंटेंस, आई एम अ बॉय। इसमें क्या है फिर हेल्पिंग वर्ब? इसमें मेन वर्ब क्या है? क्योंकि हम तो जन्मजात से, देखो मैं जो तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना, मैं वो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि तुम पढ़ाने वाले की भी आवाज बंद कर सको और पढ़ने वाले की भी आवाज बंद कर सको। जब इस कोचिंग के अलावा तुम किसी भी कोचिंग हॉल में बैठ करके ग्रामर पढ़ रहे होंगे ना, तो मास्टर सोबे पढ़ाए हुए थे, सोचे वो कि जाए पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। या तो तुम अंतिम कह दियो कि बेटा दूसरे दिन आते आइयो मत, क्योंकि तुम बिना कोचे मानोगे नहीं। अब ये क्या है? या तो तुम ये कहो कि ये क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, या तो आप ये कहो कि हेल्पिंग वर्ब है। और अगर तुम इसको मेन वर्ब कह रहे हो तो फिर मेरा कंसेप्ट बिल्कुल सही था। मैंने तुम्हें बताया है कि बी के क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। बी का पहला फॉर्म इज आर एम होता है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी होता है ना। तो या तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर फिर ये मेन वर्ब है तो फिर मेरा कंसेप्ट कहीं ना कहीं सही है। क्या तुमने देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं ना, अगर आपको सेंटेंस बनाना है ना, सेंटेंस बनाना हो, तो सेंटेंस बनाने के लिए
जो बेसिक नीड जो होती है ना, जिसके बगैर हम पत्ता नहीं हिला सकते, वो होती है हमारी। एक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बेसिक नीड क्या होती है मेरे भाई? बेसिक नीड होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैंने कहा गो, मैंने क्या कहा? गो। मैंने कहा यू शुड गो, ठीक है। मैंने कहा यू हैव टू गो होम। मैंने क्या लिखा? पहला लिखा गो, दूसरा लिखा यू शुड गो, तीसरा लिखा मैंने यू हैव टू गो होम या यू हैव टू गो टू होम। मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं मेरे भाई कि भाई पहले वाले में मैंने क्या लिखा? गो, जाइए। ये भी क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखा, इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, फिर भी ये क्या है? सेंटेंस है। फिर भी ये क्या है? सेंटेंस। पढ़ा है तुमने इंपेरेटिव सेंटेंस? नहीं पढ़ा, अब कोई बात नहीं। फिर मैंने लिखा यू शुड गो, फिर मैंने क्या लिखा? यू शुड गो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी लग गई और यहाँ क्या लग गया? सब्जेक्ट भी लग गया, और क्या है यहाँ पर? वर्ब भी है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि वर्ब यहाँ पर नहीं हुआ ना। फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और क्या है? वर्ब भी है, और क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट भी है। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पर कोई तकलीफ? लेकिन तीनों ही सेंटेंस में तुम्हें एक बात समझ में आई होगी कि ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, है ना। लेकिन ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें क्या ना दी हो आपको? मेन वर्ब नहीं दी हो। और बेटा जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है ना, वो यहीं से आती है। आपको कोई ना कोई ऐसी वर्ब लगा करके दी जाएगी जो तुमने जन्मजात से क्या रट्टा मार के रखी है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन वो उनकी नजरों में क्या है बेटा? मेन वर्ब। और हम उसको क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। ये बेटा मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा ना कि किसी सेंटेंस पर जब दबाव डालते हैं ना, प्रेशर बनाते हैं कि करना ही पड़ेगा, ये इंपेरेटिव में पहुंच गया मेरे भाई। किस में पहुंच गया? तो ये आगे की बात है। लेकिन मैंने तुम्हें जो कंसेप्ट समझाना चाहा, मैंने वो समझाया तुम्हें कि भाई यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ऐसी सेंटेंस हो सकती है जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो? ऑब्जेक्ट नहीं हो। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस तुम्हें नहीं दिखेगा जिसमें क्या ना दी हो? मेन वर्ब ना दी हो। तो चलो इसी बात को लिख लीजिए, फिर इसी बात को लिख लीजिए। आप क्या कंसेप्ट लिखोगे? नोट डाल के लिख लेना बेटा, नोट डाल के लिखो। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में, अरे अब लिख लो, उसको बाद में लिख लेना। अगर किसी सेंटेंस में ऐसा लगे, ऐसा लगे, ऐसा लगे कि मेन वर्ब नहीं दी है, अगर किसी सेंटेंस में ऐसा लगे कि मेन वर्ब नहीं दी है और क्या दी है? हेल्पिंग वर्ब दी है, तो समझ लेना, तो समझ लेना वह हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब ही है, मेन वर्ब ही। अगर किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे मेरे भाई कि हेल्पिंग वर्ब दी है लेकिन क्या नहीं दिया? मेन वर्ब नहीं दिया, तो आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी है और तुम्हें होश में आना है कि अगर ऐसा कुछ दिया है तो हमें इतना समझ में आना है कि बिना हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस हो सकता है लेकिन बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लिखा, he did his work। मैंने क्या लिखा? he did his work।
अब तुमसे कुछ भी लिखा हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने क्या रट के आए हो कि ये क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जरा देख के देखिए, अगर तुमने इसको हेल्पिंग वर्ब माना, क्या रे ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने तुम्हारी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंसेप्ट से चला गया कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए होती है, मेन वर्ब। क्या यहाँ कोई मेन वर्ब लिखा है भैया? हिज तो कोई मेन वर्ब नहीं होती, वर्क तो कोई मेन वर्ब नहीं होता, और ही भी क्या नहीं होता, कोई मेन वर्ब नहीं होता। तो फिर क्या करें? तो फिर समझ लेना, ये ऊपर वाली बात याद रखना बेटा कि ये फिर क्या नहीं है बेटा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हमने, हमारे सर ने हमें पढ़ाया था कि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। ये डिड दिया है, क्या दिया है, डिड। अब जो भी आपसे ये बनवाना चाहेगा, मान लीजिए इसका तुम्हें दो ही जगह फंसाएगा, या तो इसका तुमसे नेगेटिव बनवाएगा या तुमसे क्या बनवाएगा, इंटरोगेटिव। जो हमारे भाई लोग करके आते हैं वो क्या करके आते हैं, अच्छा सर ने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दियो, नॉट लगा दियो, तो तेरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अरे मेरे पजामा, यहाँ इतना तो देखो आप कम से कम कि जब आपने इसको हेल्पिंग वर्ब माना तो फिर मेन वर्ब कहाँ है, और बिना मेन वर्ब के आप सेंटेंस क्या टेंस, सेंटेंस नहीं बना सकते, तो टेंस तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आपने डिड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, लेकिन फिर तुम अपने भटके हुए आदमी को तलाशने गए, भाई साहब मेन वर्ब तो है ही नहीं, है ना? तो आपको समझना है कि ये ऊपर वाली जो थी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वो क्या थी मेरे भाई, मेन वर्ब। तो हमने टेंस को पहचान लिया। डिड किस में लगता है बेटा, पास्ट के इंडेफिनिट में। ये डू का फॉर्म है तो इंडेफिनिट लगेगा, सेकंड फॉर्म है तो किस में लगेगा, पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डिड, नॉट लगा दिया, मेन वर्ब क्या लग जाएगी, डू, और हिज का हिज, वर्क का। यहाँ तक मेरे किसी भी भाई को कोई तकलीफ, मेरी समझ से आपको कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और बेटा आपकी जो 10th 12th में जो आती है ना एग्जाम्पल, जब मैं आपको अनसॉल्व्ड जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा 10 से रिलेटेड, तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि 90% 90% बेटा जो आपका टेंस आता है ना, वो दो ही टेंस से आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत मेरी समझ से आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं दूसरा आपको समझाता हूँ बेटा, स्ट्रक्चर। क्या समझाता हूँ, स्ट्रक्चर। आप जिसे फॉर्मूला बोलते होंगे, शायद आप इसे क्या बोलते होंगे, फॉर्मूला, या आप इसे क्या बोलते होंगे बेटा, फॉर्मेशन। क्या बोलते होंगे, फॉर्मेशन। एक बात मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करा दूं, सारी चीजें तुम्हारी रिवीजन हो जाएंगी, ग्रामर की उम्मीद मत करना मेरे से। मैं आपका हर चैप्टर आपको 2-2 बार पढ़ाऊंगा, 3-3 बार पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर 4-4 5-5 बार रिवीजन कराऊंगा। ग्रामर एक के बाद दोबारा नहीं करा पाऊंगा मैं आपको, ये पहले मैं हाथ जोड़ के बोल चुका हूँ आप लोगों से। कल तुम कहो मैं मम्मी के यहाँ चला गया, उन सर ने टेस्ट रख दिया था, जितने भी सर है ना उन सबसे कह के रखना 8 बजे मेरा टाइम है। अगर आप दे रहे हो किसी को ये टाइम तो तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि मैं ग्रामर तुम्हें दोबारा नहीं करा पाऊंगा। ठीक है? आप इसको स्ट्रक्चर बोलो, आप इसको फॉर्मूला बोलो, आप इसको क्या बोलो, फॉर्मेशन बोलो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो आप इसे बोलो, मैं तुम्हें कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखोगे तुम। ठीक है? अब पहला मैं आपको एक बनाना बता रहा हूं, मैं एक आपको इस ढंग से बनाना बताऊंगा मेरे भाई कि आपको फिर कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी। स्ट्रक्चर बनता किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस। किसके बेसिस पर बनता है, सेंटेंस के बेसिस पर। और ये चीजें भाई तुम्हें कंटेस्ट याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये टेंस नहीं आएगा ना, वॉइस नहीं आएंगे तुम्हें, एक्टिव पैसिव वॉइस, इस बात को गांठ बांध लेना। भाई तुम फॉर्मेलिटी करो तो फॉर्मेलिटी तुम कर दोगे,
लेकिन सीख नहीं पाओगे। अगर तुम्हें वॉइस और टेंस दोनों नहीं आए तो फिर तुम्हें नरेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती, कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि वहां इतना बताना नहीं होता जितना मैं डीप तुम्हें अब ले जा रहा हूं ना, वहां नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्टिव पैसिव वॉइस में मुझे हेल्पिंग वर्ब बतानी पड़ेगी। जब मैं यहाँ पढ़ा के जा रहा हूँ डीप, तो वहां क्यों पढ़ाऊंगा? वहां तो बस इतना बताऊंगा कि इसका इसमें चेंज करो, इसमें चेंज करो, बात खत्म। पीछे पढ़ा के आया तुम, समझ रहे बात। अब अफर्मेटिव बनाना है आपको। अफर्मेटिव के लिए हमें जो सबसे पहले लिखना होता है वो कौन लिखती है? सब्जेक्ट। फिर हम क्या लिखते हैं भाई? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हो? हेल्पिंग वर्ब। और फिर क्या लिखोगे बेटा? मेन वर्ब। एक बार लिखा रहा हूं बेटा, और रामबाण समझ लेना इसे, सबके लिए अलग अलग रट्टा नहीं मारना, एक पढ़ो सदाबहार के लिए। सबसे पहले अफर्मेटिव किसी का भी हो, प्रेजेंट के किसी भी टाइप का हो, पास्ट के किसी भी टाइप का हो, फ्यूचर के भी किसी भी टाइप का हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उसके नाम के साथ अफर्मेटिव जुड़ा है तो हमें ये बनाना आता है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कौन होगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद कौन होगा? मेन वर्ब। उसके बाद कौन होगा बेटा? ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो। और उसके बाद क्या होगा बेटा? अदर वर्ड्स। OW का मतलब क्या समझेंगे? अदर वर्ड्स। और फिर लास्ट में क्या लगा दोगे भाई? फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तुमने तो पेपर वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा सेंटेंस काटूंगा। पेपर वाला काटेगा कि नहीं काटेगा वो उसका काम है, मैं तुम्हें अपना बता रहा हूं। अगर तुम यहां से यहां तक सही बना के गए और फुल स्टॉप नहीं लगाया तो मेरी नजर में वो सेंटेंस पूरा गलत है। समझ गए बात को? कोई तकलीफ आपको यहां तक नहीं ना? दूसरी बात, हम सब ने पढ़ा है नेगेटिव बनाओ। क्या बनाओ? नेगेटिव। कोई बताएगा भाई नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नॉट कहाँ? हेल्पिंग वर्ब की आगे, मतलब यहाँ की यहाँ बाद में। मेन वर्ब से पहले कहाँ लगानी है ये डिसाइड कर लो, मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद? दोनों के बीच में। कहाँ लगानी है? हेल्पिंग वर्ब जो नोट हम लगाते हैं वो कहाँ लगाएं? हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले? एक चीज कंफर्म करो, साथ दिया ना? है बाबा की तपस्या में दम मानता है? हाँ, अपनी तपस्या अच्छी वाली है। अब फंसा दिया ना तुम्हें। कहाँ लगाऊं? या तो ये कहो कि मेन वर्ब से पहले लगाओ, या फिर ये कहो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ। मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से पहले। क्योंकि अगर तुम इस थ्योरी को पकड़ के बैठ गए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी है तो तुम्हारी ठटरी बार दी जाएगी। और अभी मैं बताऊंगा क्यों गलत है वो कंसेप्ट। देखो, मैं तुम्हें रटाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें ये नहीं कि छोटी मोड़ा मोड़ी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज इज आर एम वाज वर ऐसे नहीं कराना मुझे। मैं तुम्हें एक समझा रहा हूँ और उसके बेसिस पर तुम पूरा का पूरा टेंस जो है ना वो अच्छे तरीके से क्या कर सको? उधेड़ सको। क्या कर सको? उधेड़ सको। तो मैंने तुम्हें एक बताया, एक याद कर लो, दूसरा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। दुनिया का कोई भी नेगेटिव बनाओ, चाहे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, चाहे इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, कोई भी नेगेटिव बनाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। एक मंत्र याद रख लेना कि नेगेटिव का सिंपल सा मंत्र क्या होता है मेरे भाई? नोट कहाँ लगाना है? मेन वर्ब से पहले। कहाँ लगाना है? मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, क्योंकि फिर इंटेरोगेटिव में फंसोगे तुम। नोट कहाँ लगाना है? मेन वर्ब से पहले। अब मुझे अफर्मेटिव से क्या बनाना है भाई? नेगेटिव। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद आना क्या है भाई? मेन वर्ब। क्या आएगी? मेन वर्ब। लेकिन मैं बना क्या रहा हूं? नेगेटिव। तो मुझे मेन वर्ब से पहले क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई?
कोई तकलीफ यहाँ तक, और उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो अपनी जगह एज इट रहेंगी, उनमें कोई दोष नहीं। आपको यहाँ तक कोई कष्ट पड़ा? मेरी समझ से कोई कष्ट आपको नहीं। तीसरा टेंस सेंटेंस जो आता है वो कौन सा आता है मेरे भाई? इंटेरोगेटिव। बहुत जगह पढ़ करके आए होंगे तुम ग्रामर, लेकिन ग्रामर के जितने दुख तुम्हारे होंगे ना वो यहाँ उतार दूंगा ना, शायद ही कोई उतार पाएगा। मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद कराया है। कौन सा फॉर्मूला याद कराया है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, फुल स्टॉप। नेगेटिव आएंगे तो मेन वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। लेकिन अब नेगेटिव तो जान ही नहीं तुम, अब तुम कहां जा रहे हो? इंटेरोगेटिव। कहां जा रहे हो? इंटेरोगेटिव। तो एक छोटा सा चेंज करना है भाई। ये जो भाई साहब जो है ना हेल्पिंग वर्ब नाम के, इनको कहां रख दो? सब्जेक्ट से पहले। कहां रख दो? सब्जेक्ट से पहले। तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहले क्या लिखा? हेल्पिंग। फिर मैंने क्या लिखा भाई? सब्जेक्ट। फिर मैंने क्या लिखा भाई? मेन वर्ब। फिर मैंने क्या लिखा भाई? ऑब्जेक्ट। फिर मैंने क्या लिखा भाई? अदर। फिर भाई ये फुल स्टॉप जो है किसमें बदल जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आप पर अभी तक कोई कष्ट पड़ा? कोई कष्ट है आप पर? मेरी समझ से अभी तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हो गया इंटेरोगेटिव पहला। कौन सा इंटेरोगेटिव हो गया ये? पहला। दूसरा भी तो इंटेरोगेटिव करके कुछ होता है ना? अब तुम इसको बोलते हो इंटेरोगेटिव फर्स्ट, मैं इसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट नहीं बोलता। मैं जो बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूं यस नो टाइप। क्या बोलता हूं? यस नो टाइप। और एक नया नाम जो मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं, मैं इसको बोलता हूं भाई क्लोज एंडेड। क्या बोलता हूं? क्लोज एंडेड। क्या आप पर अभी तक कोई कष्ट पड़ा? अभी तक तो कोई कष्ट मेरे ख्याल से तुम पर नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक भाई किसी को? हाँ, कोई नहीं है दिक्कत? हाँ सर ये क्या कर दिया? हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो फिर क्या मतलब कहानी होगी हेल्पिंग वर्ब? ऐसे मान लो किसी सेंटेंस में निकालनी पड़ेगी आपको। ये हो गया। लेकिन अब तुम्हें इतना पता है कि इंटेरोगेटिव कोई भी हो दुनिया का, हमें बस इतना पता है कि पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? अदर वर्ब। और फिर क्या लिखते हैं? क्वेश्चन। अब ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं है सर। तो फिर अंतर कैसे करेंगे? अगर इस हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई क्या लग जाए मेरे लाला? WH वर्ड लग जाए। क्या लग जाए? WH वर्ड। तो इसे हम कौन सा बोलते हैं? इंटेरोगेटिव टू। कौन सा इंटेरोगेटिव बोलते हैं? इंटेरोगेटिव टू। जिसे आप सब लोग बेटा बोलते हैं, जिसे आप सब बोलते हैं बेटा इंटेरोगेटिव सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हो आप इसे? इंटेरोगेटिव सेकंड। आप इसे बोलते हैं बेटा WH टाइप। क्या बोलते हैं? WH टाइप। क्या बोलते हो? WH टाइप। या एक नया नाम जो मैं आपको दे देता हूं, ओपन एंडेड। एक नया नाम मैंने तुम्हें क्या दिया? ओपन एंडेड। इंटेरोगेटिव बनाने का सिंपल तरीका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आओ? सब्जेक्ट से पहले। कहां लानी है? सब्जेक्ट से पहले। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब रख दी तो वो सेंटेंस कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर खाली हेल्पिंग वर्ब है तो यस नो टाइप। और हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर कोई WH वर्ड बना है तो फिर वो क्या है बेटा? WH टाइप, या जिसे आप इंटेरोगेटिव टू बोलते हैं, या जिसे मैं अब क्या बोलने लगा हूं? ओपन एंडेड। तुम किसी से जाकर के ये पूछ लेना ओपन एंडेड क्या होता है, अगर वो वही ना घूम जाए ना तब कहना। ठीक है, बनाना तो दूर की बात है। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव ले गया, तो नेगेटिव बनाने का मैंने तुम्हें बेस्ट कंसेप्ट क्या बताया? मेन वर्ब से पहले क्या लगानी है? नॉट। क्या लगाना है? नॉट। जब इंटेरोगेटिव से मेरे घुंघरू बाबू, जब तुम्हें यहां से यहां ले जाऊंगा, मैं तुम्हें इंटेरोगेटिव से कहां ले जाऊंगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
तो यहाँ कोई अलग कंसेप्ट नहीं पढ़ना, नेगेटिव किसी का भी हो, हमें सिर्फ किसको टारगेट करना है, मेन वर्ब। तो फिर आ जाओ मेरे भाई, कोई दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए। दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यही होता है हाँ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जब दो इंटेरोगेटिव थे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी तो कितने होंगे भाई, दो होंगे। कौन कौन से, पहला कौन सा था, क्लोज एंडेड। मैं क्लोज एंडेड लिख दूं, अब आप समझ जाओगे क्लोज एंडेड कौन सा होता है, हाँ समझ जाओगे क्लोज एंडेड, यस नो टाइप वाला जिसकी हेल्पिंग वर्ब। तो क्लोज एंडेड क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, मेन वर्ब, लेकिन हम बना कौन सा रहे हैं, नेगेटिव। क्या बना रहे हो, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम मेन वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, नॉट। बाकी पूरा का पूरा क्या लिख दोगे आप, सेम लिख दोगे। कोई तकलीफ आपको, यहां तक कोई कष्ट आप पर नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक और तुम्हें बताया, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड समझ जाओगे सब, हाँ समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, WH टाइप को क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड में सबसे पहले क्या आएगा बेटा, WH वर्ड आएगा। उसके बाद हम सब जानते हैं कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और भाई नेगेटिव बना रहे हैं तो मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, नॉट आएगा। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेशन हमें क्या रखना पड़ेगा, एज इट रखना। यहां तक कोई तकलीफ आपको, यहां तक कोई तकलीफ, ये तुम्हें याद करना है। और याद करने से बेहतर तरीका क्या है, ऊपर वाला याद करो, बाकी तीन बना करके देखो। क्या करके देखो, बना करके देखो। अगर तुम्हें याद रट्टा मारोगे तो ये समझ में नहीं आएगा तुम्हें। आपको याद बस ऊपर वाला ही करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। नेगेटिव गए तो मेन वर्ब से पहले क्या लगा दिया, नॉट। इंटेरोगेटिव गए तो हेल्पिंग वर्ब को कहां ला करके रख दिया, सब्जेक्ट से पहले। ये हमारा पूरा का पूरा ढांचा है। अगर इसको तुम ठीक ठीक से तैयार करोगे तो मैं लिख करके दे देता हूं कि तुम्हें टेंस क्या, तुम्हें किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी नहीं आएगी। बस यहाँ से आगे मुझे एक तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब लिखानी है सारी टेंसेस की, दूसरा तुम्हें सिंस फोर का क्या समझाना है, यूजेस समझाना है। जितना करा दिया है करके आना है, नहीं तो कलर उतार लूंगा तुम्हारा इस ग्रामर में। ग्रामर पे